हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और आज हम एक यूनिट थर्ड चैप्टर नंबर 4 न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में समझेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होती है? जैसे अल्फा पार्टिकल है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ड्यूटेरियम है, गामा पार्टिकल है। इनमें ये सब हाई स्पीड पार्टिकल है, न्यूक्लियर पार्टिकल है। ये किसी भी टारगेट न्यूक्लियस से अगर टकराएगा तो उसको दो या दो भागों में तोड़ देगा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस रिएक्शन को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर रिएक्शन। अगर टक्कर करने वाला पार्टिकल अगर पार्टिकल है या एक रेडियो एक्टिव है या एक न्यूक्लियर एक्सेलरेटर के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, जो टक्कर करेगा वो पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, या तो वो एक न्यूक्लियर रिएक्टर होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर से मिला हुआ होगा, या एक मिला हुआ होगा एक्सेलरेटर पार्टिकल से। जैसे किसी में होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में गोल 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 घुमा के खिड़की से बाहर निकालते हैं उसको, तो यानी पहले उसको एक्सेलरेट किया हुआ है, ये वाली बात करी हुई इसके अंदर। ठीक है, जैसे 17N14 है, ये अल्फा पार्टिकल, इसको अल्फा बोलते हैं। तो आया ना अल्फा पार्टिकल, जैसे टारगेट न्यूक्लियस पर जब डाला तो क्या निकल के आया वो बता रही, तो इसको बोलते अपन रिएक्टेंट, और जो बन के आया इसको बोलते अपन प्रोडक्ट। ठीक है, अब रिएक्शंस कितने प्रकार की होती है? वैसे तो 8-9 प्रकार की है, तो पहली से पहली पढ़ते हैं अपन। सबसे फर्स्ट जो है वो इलास्टिक स्कैटरिंग। कौन कौन सी होती है? टाइप ऑफ रिएक्शंस के बारे में समझ रहे हैं ना। तो रिएक्शन एक तो इलास्टिक होती है, इनइलास्टिक होती है, फिजन होती है, फ्यूज़न होती है, या कोई हैवी पार्टिकल, हैवी आयन है उसके द्वारा हो सकती है। और वो सब होने के बाद में अपन इसमें लॉ की बात करेंगे, इसमें नियम कौन कौन से लगेंगे उसकी बात करेंगे। और डिसइंटीग्रेशन हो सकती है या रेडियो एक्टिव कैप्चर हो सकती है, ये सारी रिएक्शन। तो पहली पढ़ते हैं अपन इलास्टिक स्कैटरिंग। इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब है कि जब आपतित कण किसी लक्ष्य कण से टकराता है तो बिना एनर्जी लॉस हुए वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में चला जाता है। इसको बोलते हैं अपन इलास्टिक स्कैटरिंग। स्कैटरिंग का मतलब है वो इधर उधर इधर चला गया। ये कहाँ कहाँ पढ़ा था? जब न्यूक्लियर फिजिक्स स्टार्ट की थी, जब रदरफोर्ड स्कैटरिंग पढ़ी थी, उसी को बोलते हैं अपन इलास्टिक स्कैटरिंग भी बोलते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है? इन इलास्टिक स्कैटरिंग का मतलब होता है जब कोई टारगेट पार्टिकल से टकराता है तो क्या होता है, कुछ पार्ट तो काइनेटिक एनर्जी में चला जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी में चला गया, गायब हो गया, तो फिर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ही नहीं हुई। जब कंजर्व ही नहीं हुई तो क्या हो गया, वो इन इलास्टिक स्कैटरिंग हो गई। यह जो मतलब यह तो हो सकता है वो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र करके उस न्यूक्लियस को एक्साइटेड स्टेट में ले जाए, और थोड़ी देर बाद में वो फोटोन के रूप में वापस आ जाए। इसको भी अपन इनइलास्टिक स्कैटरिंग बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लो। इसका एक एग्जांपल है कि हम जैसे 31 Li है, ये 3 Li7 + P प्रोटॉन है। प्रोटॉन पे इंसिडेंट कराया, ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया प्रोटॉन। अब क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट से वापस ये नॉर्मल बनेगा तो क्या आ गया, गामा फोटोन इंसिडेंट करेगा, फोटोन बोलते हैं इसको, फोटोन एनर्जी रिलीज करेगा। ऐसा कैसा क्या होता है, रेडियो एक्टिव कैप्चर होता है। रेडियो एक्टिव कैप्चर का मतलब होता है कि जैसे कोई न्यूक्लियस पे कोई पार्ट गया और उसने क्या कर लिया, उसको एब्जॉर्व कर लिया, एक कैप्चर कर लिया और एक नया बना दिया। उस नए के साथ में क्या हो गया, एक गामा पार्टिकल भी, गामा फोटोन भी एक इमिट कर दिया। तो क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव कैप्चर बोलते हैं। रेडियो एक्टिव पार्टिकल था ना, उसको कैप्चर कर लिया थी, रेडियो एक्टिव कैप्चर बन गया। न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन का मतलब हो गया एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस है, दोनों आके टकरा गए, टकराने से क्या हो गया, 2 या 3 बन गए, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन यानी विखंडन। अब ये कैसे होता है, प्रोटॉन के द्वारा भी होता है, न्यूट्रॉन के द्वारा भी होता है। अब प्रोटॉन के द्वारा कैसे होता है, ट्रांसमोलेशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन के द्वारा कैसे होगा, जैसे 9F19 है, एक प्रोटॉन लगाया, ये बदल गया इसमें और अल्फा पार्टिकल बदल गया, तो प्रोटॉन हो गया। फिर क्या हो गया, 3Li7 में एक प्रोटॉन डाला, प्रोटॉन डालने से क्या हो गया, ड्यूटेरियम बन गया। फिर है हमारे पास प्रोटॉन था, सॉरी ये 11Na13 था, प्रोटॉन था, प्रोटॉन पे इंसिडेंट कराया, प्रोटॉन करने से क्या हो गया, एक न्यूट्रॉन बन गया। तो प्रोटॉन अल्फा, प्रोटॉन ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये 3 प्रकार की रिएक्शन होती है न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में। वही चीज़ अपन ड्यूटेरॉन के द्वारा देखें तो अगर मैं ड्यूटेरॉन डालूँ इस एलिमेंट पे 8060 मैजिक नंबर है ना, डाला तो ये किसने बदल गया, एक तो अल्फा पार्टिकल बदल गया, इस पर वापस ड्यूटेरॉन डाला तो प्रोटॉन बदल गया, इस पर डाला तो क्या हो गया, न्यूट्रॉन बदल गया। तो ड्यूट्रॉन अल्फा, ड्यूट्रॉन प्रोटॉन और ड्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, ये 3 ये रिएक्शन हो गई। तो इस चीज़ को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गए 2। अब है अल्फा पार्टिकल के द्वारा।
पहला पढ़ा था अपन ने किसे, प्रोटॉन के द्वारा, दूसरा पढ़ा था किसके बारे में अपन ने, ड्यूट्रॉन के द्वारा, तीसरा पढ़ा था अपन तीसरा किसके पढ़ेंगे, अल्फा पार्टिकल के द्वारा, चौथा किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रॉन के द्वारा। ये 4 तरह के न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन होते हैं, पूछता है एग्जाम में, रिएक्शंस आती है इसकी। तो अल्फा डाला, अल्फा डालने से ये बदल गया, अल्फा इस पर डाला तो ये बदल गया, अल्फा इस पर डाला तो ये इसमें रिएक्शन में चेंज हो गया, यानी किस में चेंज हो गया, गामा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज हो गया। अब है न्यूट्रॉन की बारी, न्यूट्रॉन को डाला इस पे तब क्या हो गया, गामा बन गया, न्यूट्रॉन को इस पर डाला तो कितना बन गया, अल्फा, इस पर डाला तो कितना बन गया, प्रोटॉन, इस पर नहीं डाला तो क्या बन गया, न्यूट्रॉन निकल गया वापस से, देखो जी सेम टू सेम, इस पर डाला तो क्या बन गया, 2 न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। तो ये सारी है कि भाई न्यूट्रॉन गामा में, न्यूट्रॉन अल्फा में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन, ये है न्यूट्रॉन टू एन। न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन रिएक्शन का मतलब है जैसे किसी एलिमेंट पर न्यूट्रॉन डाल रहे, हो ही नहीं रहा वापस से वो एलिमेंट और न्यूट्रॉन मिल रहा है, वो वाली बात भी हो सकती है। फोटो डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या होता है कि फोटोन यानी फोटो यानी फोटोन पार्टिकल, कि जब फोटोन पार्टिकल को किसी हाई एनर्जी ड्यूटेरियम पर अगर डाला और टक्कर किया, टक्कर करने से क्या हो गया, वो अपने पार्टिकल को तोड़ दिया। डिसइंटीग्रेशन का मतलब ही विखंडन होता है, तोड़ना होता है। जैसे इसकी रिएक्शन देखो, ज़्यादा समझ में आएगा। ये ड्यूटेरियम पार्टिकल है, इस पे गामा फोटोन इंसिडेंट कराया तो 1H1 प्लस एक न्यूट्रॉन निकला, यानी ये तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद में, इस तोड़ने के लिए हमको कितनी एनर्जी चाहिए, तोड़ने के लिए हमको चाहिए 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए, तब जाके ये टूटेंगे। अगर इससे भी एनर्जी अगर कम हो गई, अगर इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं हुई, कम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका एग्जांपल ये रहा इसके नीचे। यानी इतनी एनर्जी तो चाहिए चाहिए, इससे अगर कम होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब है अंशहरण, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट आती है, 2 मार्क्स से पूछता है। स्ट्रिपिंग रिएक्शन क्या होती है, स्ट्रिपिंग रिएक्शन ये कहती है कि अगर कोई न्यूक्लियर पार्टिकल है, वो किसी न्यूक्लियस से टक्कर करता है, तो जब वह टारगेट से टक्कर करता है तो टारगेट न्यूक्लियस उन आने वाले पार्टिकल में से किसी एक कंपोनेंट को एक्सेप्ट कर लेता है, और थोड़े जितने बचा, एक थोड़ा सा ले लिया, थोड़ा जो बचा ना उसको क्या कर दिया, वो आगे जाने देता है। यानी होता है ना, अंशहरण का मतलब होता है जैसे तुम 1 हो, 1 हो, तुम किसी से टकराए, तुम आधे एनर्जी तुम्हारी ख़त्म हो गई और आधी एनर्जी बाहर निकल गई, तो आधे एनर्जी को तुम वो आगे जाने देगा, यानी आधा पार्टिकल तो आगे जाने देगा, आधा पार्टिकल छोड़ देगा। इसको बोलते हैं अपन अंशरणीय स्ट्रिपिंग रिएक्शन बोलते हैं। अब देखो फिजन फ्यूजन तो मैंने पहले भी समझाई थी, 7वें नंबर पे आती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, सेम टू सेम है। ये यूरेनियम है, यूरेनियम पे न्यूट्रॉन की बौछार गई, ये से बनाया, एनर्जी रिलीज होगी। आया फिजन रिएक्शन का एक डिफरेंस समझ में आया, ये इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसमें क्या होगा, दो दो मिलके क्या बनी, ये 1H1 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 4 हो गए, मतलब 2 2 के मान सकते हो, हल्के हल्के हैं। इन सबको जोड़ा तो क्या बने, 2H4, एक ये यू 3 फोटोन, और साथ एनर्जी भी रिलीज हो गई, फ्यूजन रिएक्शन हो गई। और कौन सी होती है, हैवी आयन रिएक्शन होती है। हैवी आयन रिएक्शन क्या कहती है, 13 एल्युमिनियम 27। कोई भी अल्फा पार्टिकल अगर अल्फा पार्टिकल से हैवी पार्टिकल से अगर टक्कर करता है, हैवी आयन से टक्कर करता है, टक्कर करने पे क्या होता है, एक न्यूट्रॉन निकलता है और इसकी एक एलिमेंट बनता है, तो इसको बोलते हैं अपन हैवी आयन रिएक्शन। इस पार्ट को क्या बोलते हैं अपन, हैवी आयन रिएक्शन। अब इन सब जितनी भी रिएक्शन हमने पढ़ी है अभी, हैवी रिएक्शन हो गई, न्यूक्लियर फिजन हो गई, फ्यूजन हो गई, स्ट्रिपिंग हो गई, डिसइंटीग्रेशन हो गई, फोटो डिसइंटीग्रेशन हो गई, और कौन सी पढ़ी थी, इलास्टिक स्कैटरिंग, इनइलास्टिक स्कैटरिंग, ये सब में है ना कंजर्वेशन लॉ का जरूर पालन करना है तुमको। सबसे क्या क्या कंजर्वेशन लॉ में क्या देखना है, चार्ज कंजर्व होना चाहिए, और क्या कंजर्व होना चाहिए, मास नंबर कंजर्व होना चाहिए, मास एनर्जी कंजर्व, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, पैरिटी, ये सारी बातें क्या होनी चाहिए, कंजर्व होनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ पढ़ते हैं अपन, चार्ज कैसे कंजर्व होना चाहिए। जैसे ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ठीक है, 7N14 2He4 8O17 1H1 और एनर्जी, इसमें कितना चार्ज है, 7, इसमें कितना है 2, तो कितना हो गया 9, इधर कितना होगा 8 और 1 कितने हो गए 9, तो क्या है कंजर्वेशन लो, चार्ज कंजर्वेशन हो गया है। ठीक है, मास नंबर कंजर्व का मतलब क्या होगा, मास नंबर कंजर्व करना, मास नंबर कंजर्व का मतलब क्या होता है, मास नंबर कंजर्व करना, और क्या होता है, मास नंबर जैसे 14 है, इधर 4 है, कितना हो गया 18, 17 और 1 कितना हो गया 18, 18 18, यानी मास नंबर कंजर्व है।
मास एनर्जी, मास एनर्जी कैसे निकालेंगे? इसका मास एनर्जी ma c², इसकी क्या हो गई ये क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी, ये रेस्ट मास एनर्जी और टोटल एनर्जी। इन्होंने की बात हुई। उसके बाद में किसकी बात हो गई? जैसे गामा पार्टिकल है तो m⁻c² प्लस ev, ये गामा पार्टिकल, ये पार्टिकल है दोनों, है ना। और ये mx c², इसके m⁻c² em⁻c², है ना। अब देखो अपन को निकालना है ई बी, ई गामा, ई सी, इन सबको उधर ले लिया, बाकी सबको इधर। जो इधर रहा तो यानी एनर्जी, मास एक तरफ, एनर्जी एक तरफ, मास एनर्जी कंजर्वेशन बोलते हैं इसको। लीनियर मोमेंटम, यानी इसका लीनियर मोमेंटम, इसका लीनियर मोमेंटम, ध्यान रखना वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टरली ऐड होंगे ये दोनों। इधर भी देखो ये वेक्टरली ऐड होंगे। इन तीनों की एनर्जी क्या होनी चाहिए? लेकिन कंजर्वेशन होना चाहिए। सेम टू सेम एंगुलर मोमेंटम भी होता है, सेम टू सेम स्पिन स्टैटिक्स होती है, सेम टू सेम पैरिटी भी कंजर्व होती है। पैरिटी अपन ने पहले पढ़ चुके हैं क्वांटम मैकेनिक्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्यू वैल्यू पे। क्यू वैल्यू यानी क्यू नहीं है, ये क्यू है। क्यू क्यू यानी एनर्जी, एनर्जी थी a+x+y+b, यानी मास ऑफ ए, यानी ma c² + ea, mx c² इक्वल टू m⁻c² प्लस ev mb c²। ये तो अपन ने क्या लिखा, इनकी मास एनर्जी के लिए इनके रिलेशन लिखे। फिर इसके बाद में क्या किया मैंने, एनर्जी को एक तरफ, मास को एक तरफ। अब इसमें लिमिट लगाई कि जो क्यू है, इस क्यू पे क्या क्या डिपेंडेंसी, क्यू की वैल्यू अगर ज़्यादा है तो एनर्जी इमिट होगा, यानी एक्सोथर्मी होगी। एक्सोथर्मी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। अगर एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, तो उसको बोलते हैं अपन एंडोथर्मिक। इसमें क्या होता है, के पी, यानी प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम होती है, इसमें रिएक्टेंट की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वह मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जिस पर पार्टिकल जो है, जो इंसिडेंट पार्टिकल है, वो एनर्जी रिएक्शन को स्टार्ट कर दे, कि जैसे 0 1 2 3 इस पे होने लगे। जैसे ही 4 और 5 के बीच में कोई पॉइंट आया, उस पॉइंट पे वो रिएक्शन स्टार्ट हो गई, उस पॉइंट को बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी, या उस एनर्जी को बोलते हैं अपन थ्रेशोल्ड एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब ये तो चैप्टर खत्म हुआ अपना न्यूक्लियर रिएक्शन का। अब अपन एक लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है रेडियो एक्टिव डीके, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर शायद न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारी ख़त्म हो जाएगी। मैंने पूरी क्लास यूट्यूब पे अपलोड की है इस बार, तो देखो और नोट्स बढ़ाते रहो। क्वेश्चन पेपर भी शायद अपलोड कर दिया है मैंने पोस्ट में, तो वहाँ से देख सकते हो क्वेश्चन पेपर भी, ठीक है। ओके, यह इसी में पढ़ा दे तुम्हें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव डीके भी, बताओ। चलो इसी में नहीं, इसी में नहीं पढ़ाएंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे रेडियो एक्टिविटी के। वो उधर तो क्या 2 चैप्टर फिक्स थे, फ्यूज़न फ्यूज़न और मॉडल, तो इसलिए उन दोनों को साथ में पढ़ाया था, है ना।